गुड मॉर्निंग। बीकॉम फाइनल। हमने नया चैप्टर जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू किया हुआ है। ये हमारे इनकम टैक्स का सेकंड हेड है। 5 हेड हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमने सेकंड हेड जो है वो शुरू किया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन मैंने थोड़ा सा आपको इसकी थ्योरी बताई कि व्हाट इज मेंट बाय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। घर और उसके साथ लगी हुई जमीन, हाउस एंड लैंड एडजेसेंट टू द दैट पर्टिकुलर हाउस, और उसके लिए कंपाउंड, ग्राउंड, किचन गार्डन, सारा कुछ जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। और कुछ रूल्स जो हैं और इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो आपको बताई हैं। आज जो मैंने बताना है वो एनुअल वैल्यू है। एनुअल वैल्यू जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी कैलकुलेशंस जो हैं एनुअल वैल्यू के ऊपर निर्भर करती हैं। अब हमने देखना है कि एनुअल वैल्यू जो है वो होती क्या है। टेक्निकल लैंग्वेज में जब हम इनकम टैक्स करते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। इन्होंने लिखा है कि वह रकम जितने में घर किराए पर उठाया जा सकता है, यानी एक्सपेक्टेड रेंट, और यदि उसका भाग वास्तव में किराए पर उठा रखा है तो मालिक द्वारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और प्राप्य उपयुक्त किराया जो ऊपर हमने बात की है एक्सपेक्टेड रेंट से अधिक हो तो हम एक्चुअल रेंट को जो है वो लेंगे। इसी तरह अगर मकान का घर, किराए का घर कुछ अवधि के लिए किराए पर उठा हुआ है, कुछ में खाली रहता है, तो प्राप्य किराया या वास्तविक किराया में से हम वास्तविक किराए को जो है वो चुनेंगे। लेकिन ये सारी टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं। मैं इसको बहुत आसान करके आपको एग्जाम्पल में आगे बताऊंगी। एक होता है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट जो है एक हमारी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन होती है। म्यूनिसिपल कंटोनमेंट के अंदर जो घर आते हैं उसमें म्यूनिसिपैलिटी वैल्यूएशन करती है और बताती है कि ये घर इतने में किराए में चढ़ सकता है। एक एरिया वाइज उचित रेंट होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में ये घर जो है 10,000 रुपये में इतना पोर्शन मिलता है। आप सबने सुना होगा जैसे हुड्डा में 10,000 रुपये किराया है 10 मरले के घर का, या पर्टिकुलर कॉलोनी में, अर्जुन कॉलोनी में इतना किराया है, तो वो फेयर रेंटल वैल्यू होती है और एक एक्चुअल रेंट होता है। तो इस सब में से जो है हमने कैलकुलेशन करनी होती है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको कैलकुलेट करना जो है वो बताऊंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स तब तक देख लो। जो एनुअल वैल्यू आएगी उसके ऊपर सारा क्वेश्चन जो है वो बेस करता है। तो एनुअल वैल्यू में से सबसे पहले जो है हमने, अगर किसी भी प्रकार का म्यूनिसिपल टैक्स लगाया जाता है तो हमने एनुअल वैल्यू में से लेस करना है। यहाँ पर एनुअल वैल्यू का मतलब म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की वैल्यू नहीं है, मैंने पहले बता दिया। उसमें हम कुछ चीज़ों में कंपैरिजन करके जो है एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सर्विस टैक्स, जो फायर टैक्स है, और एजुकेशनल सेस और सफाई टैक्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। तो जो यहाँ पर जो भी आपकी वसूली, जो एक्चुअल रेंट है अगर उसकी वसूली नहीं हो पाती है, एक्चुअल रेंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया म्यूनिसिपल टैक्स, वो लेस कर देंगे। दूसरा जो है अगर आपने को रेंट जो है वो रिसीव नहीं होता तो भी उसकी भी क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है, लेकिन उसके लिए टेनेंसी क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। असेसी के पास आपकी और कोई प्रॉपर्टी रेंट की उसकी पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। आपने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हो, जैसे आप नोटिस देते हो, फिर सेकंड नोटिस देते हो, फिर लीगल नोटिस देते हो, वो सारी कर ली हो, तभी जो है आपको ये डिडक्शन मिलेगी। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने ऊपर बात करी कि हम एक्चुअल रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट से जो है वो कंपेयर करते हैं। तो इसमें जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर कि हम एक म्यूनिसिपल वैल्यूएशन देखते हैं और एक एक्चुअल रेंट देखते हैं और एक जो है फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो देखते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। वो घर जो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते और वो घर जो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है। जो घर स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल के अंतर्गत नहीं आते उसमें 3 ही चीज़ें होती हैं कंपैरिजन करने के लिए। एक तो आपकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन,
और एक फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यूएशन मैंने पहले बताया कि जो म्युनिसिपैलिटी कंटोनमेंट निर्धारित करती है इस पर्टिकुलर एरिया की पर स्क्वायर फीट, ये वैल्यू है। और दूसरी जो है वो आपकी फेयर रेंटल वैल्यू है, वो एरिया डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर एरिया में रेंटल वैल्यू जो है वो क्या है। तीसरी जो है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। तो पहले हमने म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में कंपैरिजन करना है जो दोनों में से ज़्यादा होगी, और फिर एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन करना है जो दोनों में से ज़्यादा होगी। तो उसके अनुसार जो है कैलकुलेशन की जाएगी। और अब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर और एक एक्ट और लागू होता है, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो लागू होता है, उसकी अपनी वैल्यूएशन होती है, तो वो भी वैल्यूएशन करते हैं। उसमें 4 चीज़ें हो गई फिर, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। तो उसमें जो है हमने देखना है कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो ज़्यादा होगा फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, क्योंकि इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट में फिर दोनों में से जो कम होगा, और फिर उसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से जो दोनों में से ज़्यादा होगा। लिखने में ये बहुत टफ सा लगेगा आपको, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो वास्तविक राय का निर्धारण मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर कॉम्पोजिट रेंट है तो उसमें जो आपको पंप दिया हुआ है, बिजली की सुविधाएं दी हुई हैं और सुविधाएं दी हुई हैं, उनको हम क्या कर देंगे, सेपरेट आउट जो है वो कर देंगे, वो एक्चुअल रेंट जो है वो माना जाएगा। और अगर वो म्युनिसिपल टैक्सेस पे करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो टेनेंट के द्वारा पे किए जाएंगे ऑनर, तो फिर उसको जो है वो लेस नहीं किया जाएगा, उसकी रिबेट जो है, एग्जम्पशन जो है वो एज एक्सपेंस नहीं मिलेगी। फिर जितना म्युनिसिपल टैक्स ऑनर पे करेगा सिर्फ उसकी डिडक्शन मिलेगी। और एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे जाके आपके बहुत काम आएगी क्वेश्चंस करने के लिए, कि म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन जब तभी मिलेगी, टैक्सेस की डिडक्शन तभी मिलती है जब वो एक्चुअली पे किए जाते हैं। अगर आपने 1 साल पे नहीं किया तो उस साल आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने 2 साल का अगले साल पे किया तो 2 साल की डिडक्शन मिलेगी। 10 साल का पे किया तो 10 साल की डिडक्शन मिलेगी। और अगर आप लाइफ टाइम का पे कर देते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें लाइफ टाइम का पे किया जा सकता है इकट्ठा, अगर लाइफ टाइम का पे कर देते हैं तो उसमें जो डिडक्शन है वो फिर लाइफ टाइम की एक ही बार में मिल जाएगी। तो मेन ध्यान रखने की बात है, ये जो डिडक्शन है म्युनिसिपल टैक्सेस की, ये ड्यू बेसिस पर नहीं मिलती। सबसे ज्यादा जो आपने ध्यान रखना है वो इस बात का है कि इसकी जो डिडक्शन है वो ड्यू बेसिस पर नहीं मिलती है। वो किसके ऊपर मिलती है, पेड बेसिस के ऊपर मिलती है। तो अब हमने एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो कैसे निकालना है और फिर उससे एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर ये आपको आ जाता है तो आपके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। डिफरेंट केसेस हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जोर जो है वो लॉ की लैंग्वेज पे शुरू में नहीं दिया। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें आप देखो इलास्ट्रेशन है, इलास्ट्रेशन 1। मिस्टर एक्स 3 मकानों का स्वामी है जो सब उसने किराए पर उठाए हुए हैं और ये किराया अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते उसमें 3 ही चीज़ें होती हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो म्युनिसिपैलिटी द्वारा डिसाइड की जाती है, फेयर रेंट जो एरिया वाइज लोग डिसाइड करते हैं, और तीसरा जो है या एरिया डिसाइड करता है, कह सकते हैं कि अच्छा एरिया है तो रेंट ज़्यादा होगा, अगर वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है तो कंपैरेटिवली रेंट जो है वो कम होगा। और तीसरा जो है वो एक्चुअल रिसीव्ड। ये जरूरी नहीं है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो फेयर रेंटल वैल्यू है, ये जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है उतना ही आपको मिले, ज़्यादा कम हो सकता है। इसलिए हम जो है एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो आपने ध्यान से देखना है। केस 1 है, आपको म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी हुई है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी हुई है 30,000, ठीक है। और दूसरा आपको दिया हुआ है, आपका फेयर रेंट दिया हुआ है 36,000 और आपकी एक्चुअल रेंट दिया हुआ है आपको
32,000। आपको कैलकुलेशन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जो मेथड मैं बताऊंगी, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में कंपैरिजन जो है वो करना है, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा। और फिर ये आ जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। और फिर एक्चुअल से कंपेयर करना है, जो दोनों में से ज्यादा होगी, जो दोनों में से ज्यादा होगी, यानी वो क्या होगी 36,000। 36,000। और दूसरा आपका केस है, दूसरे केस में भी आपकी दी हुई है वैल्यू, आपकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है वो दी हुई है 20,000 और फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो दी हुई है 24,000 और आपकी एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 28,000। ये तीनों आपने लिख लिए। उसमें आप कंपेयर करोगे आप म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में, जो दोनों में से ज्यादा होगा 24,000 और फिर एक्चुअल रेंट जो है वो कितना है 28,000, जो दोनों में से ज्यादा होगा। तो 28,000 जो है आपकी क्या हो जाएगी, एनुअल वैल्यू जो है वो हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर नहीं होगा तो आप गूगल मीट पे जब मुझे मिलेंगे तो आप पूछेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो देखिए। और थर्ड केस क्या है कि आपकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है 35,000 और फेयर रेंट जो है आपका 32,000 और आपका एक्चुअल रेंट जो है वो 30,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमने किसको कंपेयर करना है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू को। उसमें दोनों में से जो ज्यादा होगा 35,000 और फिर 35,000 के साथ एक्चुअल रेंट को कंपेयर करना है, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा, यानी 35,000 जो है वो एनुअल वैल्यू हो जाएगी। एक बार फिर से देख लो कि जब हम स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते तो हमारे पास तीन ही चीजें होती हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट। और इसमें से अगर म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो ज्यादा होगा फिर उसका कंपैरिजन करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, जो भी दोनों में से ज्यादा हो जाएगा वो आपके पास आ जाएगी एनुअल वैल्यू। तो ये मेथड जो है वो बहुत आसान है कैलकुलेट करने का, तो उसके द्वारा जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। लेकिन कई बार क्या है, घबराना नहीं है, कई बार म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दी होती है या फेयर रेंट नहीं दिया होता, तो जो दिया हुआ है उसको ही हमने एक्सपेक्टेड रेंट मान के उसको एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन कर लेना है। ये नहीं है कि जरूरी ही आपको तीनों चीजें दी हुई हो। अगर नहीं दी हुई हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल जो दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंटल वैल्यू, उसको ही एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे और उसका एक्चुअल के साथ कंपैरिजन कर देंगे। अब जो हमारे पास दूसरा है वो है कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं। मैंने अभी बताया कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है या बड़ी सिटीज हैं वहां पर स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट भी लागू होता है। वहां पर चार चीजें हो जाएंगी कंपैरिजन के लिए। देखो उसके में चार चीजें हो जाएंगी आपकी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। इसमें लॉ में ये लिखा है कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में से तो जो ज्यादा होगा, लेकिन इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं कर सकता, बट एक्चुअल रेंट कैन एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको आसान लगेगा। मेथड बताऊंगी तो आपने इसमें जो है बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो, जो मेथड मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आपको दूसरा मेथड आसान लगता है तो आप उससे भी कर सकते हो, जैसे बुक में लिखा हुआ है उसको पढ़कर भी आपको, लेकिन ये मेथड आपको श्योर शॉट है कि बहुत आसान लगेगा। तो सबसे पहले इलास्ट्रेशन 2 है, मिस्टर एक्स 4 मकानों का स्वामी है, सब किराए पर उठे हुए हैं तथा रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये लिखा हुआ होगा, निम्न विवरण से प्रत्येक दशा में सकल वार्षिक मूल्य जो है वो ज्ञात कीजिए। उसमें क्या है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी हुई है आपको 30,000, ध्यान से देखो केस 1 है 30,000। दूसरा आपको दिया हुआ है फेयर रेंट जो है 36,000, स्टैंडर्ड रेंट जो दिया हुआ है वो 30,000
और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 40,000। तो पहली कैलकुलेशन तो सेम रहेगी जैसे हमने पिछले केस में की थी कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में से दोनों में से कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वो हम कंसिडर करेंगे। फिर हम इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर चेंज आ जाएगी, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे तो जो दोनों में से कम है, क्योंकि इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, क्योंकि इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट हो गया 30,000, 36,000 और 30,000 में कंपैरिजन किया, जो दोनों में से कम है 30,000। फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, लेकिन एक्चुअल रेंट कैन एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट कैन एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा, दोनों का कंपैरिजन 30,000 था, एक्चुअल रेंट 40,000 है, तो कितना आ जाएगा आपका 40,000 जो है वो आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये उल्टा बहुत आसान फार्मूला है जिससे मैं करवाती हूँ, तो इसको आपने देखना है। और इसी सेकंड इलस्ट्रेशन में सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखो, आपको क्लियर होता चला जाएगा। आपकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है 26,000, फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है 28,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 35,000 और एक्चुअल रेंट है 30,000। तो मैंने आपको क्या बताया कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में से तो दोनों में से जो ज्यादा होगा 28,000, 26,000 एंड 28,000 में से क्या ज्यादा है 28,000। फिर हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, तो जो दोनों में से कम होगा 28,000। 28,000 और एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन करना है 30,000, जो दोनों में से ज्यादा होगा। इस तरह आप जैसे मैथमेटिकली बनाते थे ना पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन में या उसमें, तो आपका क्या आ जाएगा 30,000, क्या आ जाएगा आपका 30,000, क्या आ जाएगा 30,000। ये आपकी जो है वो क्या है सेकंड इलस्ट्रेशन में सेकंड ऑप्शन है। थर्ड जो है उसमें थर्ड भी देखो, मैं एक एक करवा रही हूँ, फिर जैसे पहले करवा ही रही हूँ इनकम टैक्स में। थर्ड केस क्या है कि आपकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है 35,000, फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है 30,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 36,000 और एक्चुअल रेंट कितना है 32,000। तो फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यूएशन में से दोनों में से 35,000 और 30,000 में से क्या ज़्यादा है 35,000। फिर हम उससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से 36,000, 35,000 और 36,000 दोनों में से जो भी कम है 35,000, और फिर हम उसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे जो भी दोनों में से ज़्यादा है, जो भी दोनों में से ज़्यादा है। एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 35,000, क्या आ जाएगी आपकी 35,000। तो ये आपका थर्ड केस हो गया, समझने के लिए इतना काफ़ी है आपका। और एक फोर्थ पार्ट रह गया इलस्ट्रेशन 2 का। आपकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है 30,000, फेयर रेंटल वैल्यू 36,000 और स्टैंडर्ड रेंट जो है आपका 40,000 और एक्चुअल रेंट जो है वो 32,000। अब आपने इसको कंपेयर करना है, तो पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे जो भी दोनों में से ज्यादा है। 30,000 और 36,000 में से क्या ज्यादा है 36,000। फिर हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, जो भी स्टैंडर्ड रेंट और उसमें से कम है 36,000 आपके पास आ गई। और 36,000 और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे जो दोनों में से ज्यादा होगा, यानी 36,000। मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप बुक में से पढ़ते हैं तो मोस्ट वेलकम, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये मेरा फार्मूला है, इसके अनुसार आप करो तो आप आसानी से जो है वो क्वेश्चंस को कर सकते हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है एनुअल वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। मैंने बता दिया दो चीजें हैं, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं तो तीन ही चीजें होंगी, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड एक्चुअल रेंट।
हो सकता है दोनों में से एक चीज़ ना दी हो, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंट, तो हम जो दिया हुआ है उसको ही एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से जो ज़्यादा होगा, और फिर एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो ज़्यादा होगा। और अगर स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो चार चीज़ें हो जाएंगी: म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, आपका फेयर रेंटल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। फिर हम क्या कंपेयर करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू। उसका फार्मूला सेम रहेगा, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा। बीच में आ जाएगा स्टैंडर्ड रेंट, उसके साथ जो दोनों में से कम होगा, और फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट में से जो दोनों में से ज़्यादा होगा। आप कॉम्बिनेशन ऐसे बना लेंगे और उन कॉम्बिनेशंस के साथ इसको करेंगे। मैंने आपको करके बता दिए हैं क्वेश्चंस, और आपको क्लियर जो है वो हो जाएगा। और नहीं कुछ दिया, बार बार बता रही हूँ, तो जो दिया हुआ है उसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो मान लेंगे। इसी तरह देखो, आपको इलस्ट्रेशन जो है वो 3 दी हुई है। पहले पूरी इलस्ट्रेशन हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, पहले इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। From the following information, compute annual value of the properties for assessment year 1920। फेयर रेंट आपको दिया हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दी हुई है, और 5 केसेस दिए हुए हैं। रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है, कुछ केसेस में दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया हुआ। स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है कुछ केसेस में, कुछ में नहीं दिया हुआ। म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए हुए हैं, पेड लिखा हुआ है कौन कौन से ईयर के हैं। तो मैं सारे केसेस एक एक करके भी पढ़ूंगी, लेकिन नीचे लास्ट वाला पार्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ ए हाउस इज 1 lakh। The gross annual value municipal valuation of a house is 1 lakh। Municipal taxes is charged 20% of the municipal value, or however the landlord can pay municipal taxes 15 year for 10 year in advance, and case no shall tax be charged from him in future। अगर वो सारा इकट्ठा पे कर देता है तो उससे फ्यूचर में कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं किया जाएगा। और Mr. X paid 1,50,000 to municipality during the previous year, commute the annual value। इसमें 5 एक केसेस दिए हुए हैं और एक बी जो है वो अलग से सिचुएशन दी हुई है। तो हम एक एक करके जो है सारे करेंगे, तो समझो 5 क्वेश्चंस के बराबर जो है ये क्वेश्चन हो गया। तो आपने ध्यान से जो है वो देखना है कि आप कैसे जो है इसको करते हो। ध्यान से देखो, केस 1 जो है इसमें उसने कहा है कि एनुअल वैल्यू दी हुई है 2021 की। फेयर रेंट दिया हुआ है। फेयर रेंट आप लिख सकते हो मेरे बोलने के साथ साथ। म्युनिसिपल वैल्यू वैसे तो आप यूट्यूब पर बार बार देख भी सकते हो। रेंट रिसीव्ड, हम लेकिन यहाँ पर पहले जो है वो स्टैंडर्ड रेंट का कॉलम बना लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, बना लिए ये कॉलम। तो फर्स्ट केस है, उसमें फेयर रेंट है आपका